हैं 1972 के रावलपिंडी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से हुए एक ऐसे एस्केप की जो लगभग नामुमकिन था। एक ऐसी जेल जहां सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर न मार सके, वहां से भागने का रिस्क लेना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। 13 अगस्त 1972, रावलपिंडी की रात। आसमान में एकदम काले बादल, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। इसी तूफानी और अंधेरी रात में भारतीय वायुसेना के 3 जांबाज पायलट्स एक जेल की 18 इंच मोटी दीवार में बने एक छोटे से छेद से खुद को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। कहा जाता था ना कि यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की कोई सोच भी नहीं सकता था। कैंप के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, कंटीले तार बिछे थे और हर तरफ हथियारबंद गार्ड्स का पहरा था। इन अभेद्य दीवारों के बीच इस तरह की हिम्मत दिखाना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए सच में लोहे जैसे इरादे चाहिए थे। तो चलिए इस कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। शॉट डाउन एंड कैप्चर्ड। बात है दिसंबर 1971 की। इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हो चुकी थी। 10 दिसंबर को पायलट दिलीप पारुलकर को एक बेहद क्रूशियल मिशन सौंपा गया। उन्हें जफरवाल के पास बने एक वॉच टावर को तबाह करना था। वो अपने सुखोई जेट से निकले भी, लेकिन तभी दुश्मन की गनों ने उनके विमान को हिट कर दिया। पारुलकर को इजेक्ट करना पड़ा। वो नीचे उतरे और एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लिटरली अगर पाकिस्तानी सोल्जर्स टाइम पर आकर उन्हें वहां से नहीं निकालते तो कहानी शायद वहीं खत्म हो जाती। अब सोचिए, आप दुश्मन की कैद में हैं। कड़ा टॉर्चर चल रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पारुलकर पर दबाव डाला कि वो भारतीय वायुसेना के आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाए। और यहां पारुलकर ने जो किया वो सच में उनका अदम्य लचीलापन दिखाता है। उन्होंने नक्शा तो बनाया, लेकिन आदमपुर का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का। जब अधिकारियों को इस चालाकी का पता चला तो उन्होंने गुस्से में पारुलकर को पूरी रात खड़े रहने की सजा दी। पर पारुलकर कहां टूटने वाले थे। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, इनसाइड रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप। इस रावलपिंडी कैंप में कुल मिलाकर सिर्फ 12 भारतीय पायलट बंदी थे। कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद वैसे तो इन पायलटों से काफी रिस्पेक्ट से पेश आते थे, लेकिन एक बंदी के लिए सबसे बड़ी चीज तो आजादी ही होती है ना। इन पायलटों के अंदर भी आजाद होने की एक भयानक आग सुलग रही थी। फिर आती है 25 दिसंबर 1971 की तारीख। न्यूज आई कि पाकिस्तान ने ढाका में सरेंडर कर दिया है। अब एक तरफ भारत के पास 93,000 पाकिस्तानी पीओडब्ल्यूज थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सिर्फ ये 12 भारतीय पायलट। सबको लगा कि चलो अब तो घर वापस जाएंगे, लेकिन पारुलकर दूरदर्शी थे। वो समझ गए थे कि 93,000 और 12 इस अनबैलेंस्ड रेशियो के पॉलिटिकल एक्सचेंज में सालों लग जाएंगे और बस यही से खुद अपनी आजादी का रास्ता निकालने का आइडिया जन्म लेता है। और यहां से शुरू होती है असली मास्टर प्लानिंग, प्लॉटिंग द ग्रेट एस्केप। पारुलकर ने MS ग्रेवाल और हरि सिंह जी को अपने साथ मिलाया। इनका प्लान एकदम सेट था। सबसे पहले उन्होंने खुद को कैंप की बाहरी दीवार के करीब वाली सेल नंबर 4 में शिफ्ट करवाया और फिर शुरू हुआ असली काम। बिना किसी टूल्स के सिर्फ एक चुराई हुई कैंची और स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये तीनों हर रात 12 बजे से 1 बजे के बीच 18 इंच मोटी दीवार को खुरचते थे और जो मलबा निकलता था उसे बड़े ही आराम से बिस्तर के नीचे छिपा देते थे ताकि किसी को शक न हो। ये वाला पार्ट सुनकर तो आपको पक्का मैकगाइवर की याद आ जाएगी। उन्हें भत्ते के रूप में हर महीने 57 रुपए मिलते थे। उसी से उन्होंने भागने के बाद के लिए ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क जमा किया। टेलर को पैसे देकर पठानी सूट सिलवाए ताकि लोकल लोगों के बीच मिक्स हो सकें। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, कैंप इंचार्ज से मिले एक कैसेट प्लेयर के मैग्नेट से उन्होंने एक जुगाड़ू कंपास तक बना लिया था और भागते वक्त अंधेरा रहे इसके लिए उन्होंने अपने सेल का फ्यूज ही उड़ा दिया। पर किसी भी ग्रेट एस्केप में एक इनसाइड मैन तो चाहिए होता है, राइट? ये काम किया विद्याधर शंकर चाटी ने। वो खुद तो नहीं भागना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाकी तीनों का पूरा कवर बनाए रखा। एक रात जब हरीश बिस्तर के नीचे दीवार खोद रहे थे तब अचानक गार्ड्स चेकिंग के लिए आ गए। उस पल चाटी ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से गार्ड्स का ध्यान भटकाकर अपने साथियों की जान बचा ली। तो फाइनली वो रात आ ही गई, द रन टू द बॉर्डर। अब वापस चलते हैं 13 अगस्त की उसी तूफानी रात पर। दीवार का छेद पूरा हो चुका था। रात 12 बजे उन्होंने आखिरी प्लास्टर तोड़ा और बाहर निकल आए। कपड़ों की रस्सी बनाकर दीवार फांदी और तेजी से एक बस पकड़कर सुबह 6 बजे तक पेशावर पहुंच गए। वहां किसी को शक न हो और कलमा पढ़ने या मेडिकल चेक से बचने के लिए उन्होंने खुद को लोकल क्रिश्चियन बताया
और सुबह 9:30 बजे तक वो लंडी कोतल पहुंच चुके थे। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था। लेकिन पीछे सुबह 11 बजे रावलपिंडी कैंप में हड़कंप मच गया। गार्ड्स ने जब वो खाली सेल और दीवार में इतना बड़ा छेद देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। गार्ड्स इतने घबरा गए कि उन्होंने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए चाटी को ही गोली मारने का प्लान बना लिया, ये कहकर कि ये भी भागने की कोशिश कर रहा था। बट थैंकफुली सीनियर ऑफिसर्स को सच पता चल गया और चाटी की जान बच गई। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कैप्चर्ड अगेन बट फ्री। तीनों पायलट अफगानिस्तान की सीमा के एकदम करीब थे। तोरखम बॉर्डर वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। मंजिल बिल्कुल सामने थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कितना परफेक्ट एस्केप फेल हो गया? ऐसी कौन सी गलती हुई जिसने पूरी बाजी पलट दी? आइए देखते हैं। असल में उनका प्लान कैंप इंचार्ज के दिए हुए एक पुराने एटलस पर टिका था। उस एटलस में लंडी खाना रेलवे स्टेशन नाम की एक जगह थी जिसे उन्होंने लैंडमार्क मान लिया था। उन्होंने एक चाय की टपरी पर जाकर लोगों से लंडी खाना का रास्ता पूछ लिया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन तो 1932 में ही बंद हो चुका था। अब ये सवाल सुनते ही वहां मौजूद लोगों का माथा ठनक गया। वहां मौजूद एक तहसीलदार के क्लर्क ने तीखे सवाल शुरू कर दिए। उसे लगा कि ये लोग भाग रहे बंगाली हैं। खुद को बचाने के लिए पारुलकर ने आखिरी दाव चला, एक बहुत बड़ा ब्लफ। उन्होंने कहा, मैं छुट्टी पर आया पाकिस्तान एयरफोर्स का अफसर हूं। यकीन नहीं है तो रावलपिंडी कैंप के उस्मान हामिद से बात कर लो। क्लर्क ने सच में फोन घुमा दिया और सोचिए, फोन उठाते ही जैसे ही उस्मान हामिद ने पारुलकर की आवाज सुनी, गेम ओवर। ये ब्लफ पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सैनिक वहां आ गए और उन्हें वापस गिरफ्तार कर लिया गया। सजा के तौर पर उन्हें 30 दिनों तक एकांतवास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और बाद में 500 दूसरे भारतीय पीओडब्ल्यूज के साथ फैसलाबाद जेल भेज दिया गया। उनकी आज़ादी की वो उड़ान रुक तो गई की, लेकिन उनका हौसला अभी भी नहीं टूटा था। आखिरकार दिसंबर 1972 में पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ और सभी युद्धबंदियों को रिहा किया गया। जब ये जांबाज वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया लौटे तो हजारों लोगों ने तिरंगे और आंसुओं के साथ उनका जो स्वागत किया, वो पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक की नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की आत्मा को कोई भी सलाखें कैद नहीं कर सकती। बिना किसी रिसोर्स के दुश्मन के गढ़ में बैठकर अपनी आज़ादी का रास्ता खुद बनाना, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली आज़ादी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो मेंटल होती है। तो आपको क्या लगता है, आज़ादी की इस असली कीमत के बारे में आपका क्या सोचना है? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।